राजस्थान में पटवारी एग्जाम की डेट्स आ चुकी है और अगर आप इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट धर्मेंद्र कुमार यादव सर से, जो आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जिसके तहत आप इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। दोस्तों, एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एग्जाम जब आप देते हो तो उसका जो लास्ट टाइम होता है वो काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि यही आपकी मेरिट डिसाइड करता है। क्योंकि कट ऑफ के आसपास तो सभी आ जाते हैं, लेकिन मेरिट में कौन आता है, वो जो पॉइंट्स का फर्क होता है, वो इन टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा धर्मेंद्र कुमार यादव सर का। आपका वेलकम है कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया है और आप हमारे इस चैनल पर आए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। आपके चैनल पे वीडियोज मैं अक्सर देखता रहता हूँ। जो प्रतियोगी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए आपका चैनल बहुत कारगर है। जहां तक मैंने देखा है, चीजें आप जो वीडियोज डालते हो, मोटिवेशनल वीडियोज, और जो तैयारी की स्ट्रेटेजी होती है किसी भी परीक्षा के लिए, अपने को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है परीक्षा की रणनीति। तो आपके जो परीक्षा की रणनीति से जुड़े हुए वीडियो है वो बहुत अच्छे वीडियो है, मैंने काफी बार देखे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चैनल पे आमंत्रित किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस पहल करके आमंत्रित किया है। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं अब सर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सर से। हमारे जो धर्मेंद्र कुमार यादव सर है वो आपके काफी कंटेंट के एक्सपर्ट हैं। एज ए ऑथर इन्होंने बुक्स लिखी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो काफी जुड़े हुए हैं इन पूरी जो गवर्नमेंट एग्जाम की सीरीज है उससे। वहीं करियर एडवाइस भी सर देते रहते हैं और उचित मार्गदर्शन के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सर से कांटेक्ट करते रहते हैं। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो सर जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, जहां सर काफी सारे जो आपके रिक्रूटमेंट के जो वेबसाइट्स वगैरह होती है उनको भी काफी सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो सर के साथ अब हम जानेंगे कि कैसे आपको रणनीति बनानी चाहिए इन अंतिम 25 दिन की। और सर हम शुरुआत करेंगे कि तैयारी कैसे शुरू करें, तैयारी कैसे इसके अंदर प्रोसेस करें इन लास्ट 25 दिन में। जी सर। हाँ योगेश जी, मैं बताना चाहूंगा परीक्षा में बहुत कम समय है। देखिए 25 दिन है जो पटवारी की परीक्षा प्रस्तावित है, वो 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को है। तो अधिकांश विद्यार्थी अपनी तैयारी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 25 दिन पढ़ के आप पास हो जाएंगे, ये तो कतिपय संभव नहीं है भाई। 25 दिन की तैयारी 25 दिन की तैयारी है कि अभी तक आपने जो तैयारी की है उसको समेटा कैसे जाए। अपन एक किसान मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करता है, अंत समय में वो फसल को काटता है, तो काटते समय क्या क्या सावधानियां रहनी चाहिए ताकि वो अपनी फसल को आराम से काट के उसको जो अनाज उत्पन्न है वो अनाज उत्पन्न कर सके, तो वो और उसका परिणाम सकारात्मक हो। इसके लिए अपने जो 25 दिन है वो महत्वपूर्ण होंगे। इन 25 दिनों में पटवारी की परीक्षा है, तो पिछली बार जो परीक्षा आयोजित हुई थी पटवार की वो 2 चरणों में हुई थी। इससे पूर्व जो परीक्षा थी, अब की बार पटवारी की परीक्षा एक चरण में आयोजित हो रही है, एक ही परीक्षा आयोजित हो रही है। तो जो विद्यार्थी है उनको सबसे पहले जो विषय है उनको अच्छी तरह से वर्गीकृत करना चाहिए। भाई मुझे कौन सी विषय में क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है योगेश जी, अपने पास बहुत अधिक सिलेबस होता है और 100% मार्क्स किसी भी कंपटीशन के लिए आवश्यक नहीं है। आपको कंपटीशन पास करना है तो 100% मार्क्स आवश्यक नहीं है। आपको एक ऐसा स्कोर रखना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है के साथ क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है, मान लो आपको एक विषय बिल्कुल कम आ रहा है और उसका जो वेटेज है सब्जेक्ट का वो 5 ही नंबर है 100 में से, तो आप उस सब्जेक्ट को एक साइड लाइन करके 95 जो मार्क्स बचे उसमें से भी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है, कुछ विषय अति महत्वपूर्ण है, कुछ विषय का वेटेज अच्छा है पटवारी परीक्षा में। कंप्यूटर मान लो, आप करंट मान लो, मैथ और रीजनिंग मान लो। मैथ का वेटेज जरूर थोड़ा सा कम हो गया, रीजनिंग का बहुत अच्छा वेटेज है। इन विषय पे ऐसी स्ट्रेटेजी रखें कि इनमें पूरे में से पूरे मार्क्स आ सके आपके, और आ सकते हैं आसानी से। ये ऐसे विषय हैं जिनमें पूरे में से पूरे मार्क्स आना भी इजीली पॉसिबल है यदि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। तो पटवारी की जो परीक्षा है वो कुल 300 नंबर की होगी। 300 नंबर में से आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये जो है 76 मार्क्स की रहेगी। और जो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
कल्चर पॉलिटी ये रहेगी 60 मार्क्स की, हिंदी और इंग्लिश ये रहेगी आपके 44 मार्क्स की, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग को इंक्लूड करती है, मैथ ये रहेगी आपके 90 मार्क्स की, और इसमें डाटा एफिशिएंसी भी आ गई, और कंप्यूटर रहेगी 30 मार्क्स की। तो आपको तैयारी के लिए जैसा मैं योगेश जी बताऊंगा, सबसे पहले तो विद्यार्थी को यह है 25 दिन बचे हैं, तो इन 25 दिनों में उसने ऐसा मटेरियल जो आज तक नहीं पढ़ा, जैसे आपने इतिहास नहीं पढ़ रखा, तो इंडियन इतिहास पूरा नहीं पढ़ रखा, तो ऐसे विषय पे बिल्कुल भी फोकस ना करें जो आपने आज तक नहीं पढ़ रखा हो, और जिसमें आप जो विषय अत्यधिक लंबा लेंदी हो और जिसमें आप अधिक अंक अर्जित करना चाह रहे हो जबकि उसका वेटेज कम है, तो ऐसे विषय पे कभी भी फोकस नहीं करें। विद्यार्थी जो विषय उसका बहुत स्ट्रोंग है उसमें यह प्रयास करे कि उसको पूरे में से पूरे मार्क्स ही लाने हैं। तो एक प्रॉपर ऐसी स्ट्रेटेजी रहेगी 25 दिन की कि हाँ आप जो पढ़ा हुआ है उसको एक तो रिवाइज करें, एक तनाव मुक्त रहे, बिल्कुल 100% तनाव मुक्त रहे, क्योंकि तनाव से कुछ हासिल नहीं हो सकता भाई। अपन रिलैक्स रहेंगे उतना ही इजीली कंटेंट याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो पुस्तकें तो विद्यार्थियों ने पढ़ ली होगी मेरे हिसाब से, तो जो पुस्तकें पढ़ी है उनमें से उनको रिवाइंड करना हो गया भाई। जो 25 दिन बचे, 25 दिन बचा, किसी के लिए 1 महीना भी है, क्योंकि जिनके एग्जाम 24 को है उनके लिए तो 1 महीना है अभी, तो उस मैटर को क्या है रिवाइंड करना हो गया कि आप जैसे रिवाइज कर लो, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको एक प्रॉपर वे में लेके रिवाइज कर लो, क्योंकि यदि इन 25 दिनों में आपने जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज नहीं किया तो परिणाम नकारात्मक भी हो सकता है, और यदि आपने उसको सही तरीके से रिवाइज कर लिया तो परिणाम सकारात्मक भी हो सकता है। तो योगेश जी जो पढ़ाई है उसकी स्ट्रेटेजी तो मैंने विद्यार्थियों को यह बताई है कि जो मैटर पीछे से आपने पढ़ लिया है उसको प्रॉपर तरीके से कंबाइंड करके और उसको एक रिवाइज वे में आप प्रिपेयर करें। तो अगर हम संक्षेप में बात करें तो आपको रिवीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है लास्ट के दिनों में, क्योंकि आपने पढ़ इतना कुछ लिया है, अब उसको रिवाइज करना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिवाइज को आप काफी अच्छी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करें, और जो अंक भार है उसके तहत तैयारी करें, और ज्यादा नया ना पढ़े, जो अभी तक पढ़ा है उसको काफी अच्छे से परफेक्टली रिवाइज कर ले। तो इससे सर हमारा एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक डाउट और आ जाता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर हम अगर अभी उन्हें पता चलता है कि कोई बुक काफी अच्छी है या फिर इस तरह से, तो क्या उन्हें कोई नई बुक शुरू करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किन सब्जेक्ट्स की ऐसी बुक्स है जो आप बताना चाहेंगे कि उन बुक्स को पढ़ना अभी भी लाभप्रद रहेगा? देखो योगेश जी, पुस्तकों के विषय में विद्यार्थी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। पुस्तकों के विषय में जो विद्यार्थी कुछ भी सोचता है, खुद सोचता है, जो तैयारी कर रहे 2 विद्यार्थी हैं, जो विषय पुस्तक वही अच्छी है जो आपको आसानी से समझ में आए। विद्यार्थी को जिसे समझ में आ जाए, मैं एक वो ऐसी पुस्तक लेके बैठूं जो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, तो फिर वहां औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो कुछ पुस्तकें मैं हालांकि किसी व्यक्ति विशेष को ऑफर नहीं करता, ठीक है, भले ही मैं खुद भी एक लेखक हूं, तो जो विद्यार्थी को जो पुस्तक समझ में आएगी, मैं कंप्यूटर विषय का खुद लेखक हूं, एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरी पुस्तक आप पढ़ें, जो आपको समझ में आ रहा है सबसे बड़ी बात है वो पढ़ें। देखो एक तो योगेश जी 9 to 12 जो एनसीईआरटी है ना, वो विद्यार्थी को आवश्यक रूप से पढ़नी चाहिए। बहुत लेंथी मैटर भी नहीं है कि बहुत लेंथी मैटर है, आसानी से याद भी हो जाता है। उसमें से जो फैक्ट होते हैं, क्योंकि हमेशा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है या जो अपने एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आरपीएससी है, ये जो आंसर ऑथेंटिकेट मानते हैं, वो 9 जो एनसीईआरटी में दिया होता है उसको ऑथेंटिकेट मानते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि किसी लेखक ने कोई पुस्तक लिखी उसमें त्रुटि रह गई, तो वो त्रुटि कंसीडर कैसे होती है, त्रुटि का जो सही आंसर है वो या तो 9 to 12 एनसीईआरटी के माध्यम से उसको चेक किया जाता है, और एनसीईआरटी में जो होता है वही उसको आंसर को कंसीडर किया जाता है ऑथेंटिकेट। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे जीके जीएस है, वो 9 to 12 आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छी प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपकी मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट परचेज कर लें, कोई भी प्रैक्टिस सेट परचेज कर लें ऑनलाइन, उस प्रैक्टिस सेट से तैयारी करें। और कुछ जैसे मैथ के लिए तो एक आर एस अग्रवाल आती है पुस्तक, उस सवाल उसमें से उठा लें, तरीका अपन आपका खुद का ले लें, बाकी उसमें से सवाल आप देख सकते हैं। राकेश यादव जी की मैथ की है, वो भी देख सकते हैं आप।
और जो जीके जीएस है अभी ठीक है, अपने राजस्थान में एक पुस्तक आई है चेटक, वो भी बहुत ठीक पुस्तक है जहां तक मैंने देखा है। अब बात कंप्यूटर की आती है, तो कंप्यूटर की मेरी जो स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है दक्ष पब्लिकेशन ने निकाल रखी है। इस पुस्तक से मैंने ये पुस्तक निकाली थी लगभग 2-2.5 माह पूर्व। तो जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा है उसमें से लगभग 95% प्रश्न इस पुस्तक में से आए हैं। ये आप विद्यार्थियों को सौभाग्य कह सकते हो कि जिन्होंने पढ़ी। वो राजस्थान पुलिस के लिए मैंने ये वाली पुस्तक निकाली थी। इसके बाद जो पटवार है, पटवार के लिए मैंने अलग से ये पुस्तक निकाल दी है। तो ये जो कंप्यूटर है 30 मार्क्स का कंप्यूटर है और 30 में से 30 मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो कंप्यूटर आप दक्ष की पुस्तक प्रीफर कर सकते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप खुद पढ़ के देखें। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। और जैसे अन्य विषय हैं उनके लिए भी आप मार्केट में कई प्रकार के सोलर पेपर आते हैं। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है इस समय तक, तो आप सोलर पेपर प्रीफर करें और 9 to 12 एनसीईआरटी को विशेष फोकस करें। हाँ योगेश जी सर। जी सर, तो जैसा कि सर ने बताया है और यही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि 9 to 12 एनसीईआरटी होती है, इसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक भी माना गया है। तो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हो गए उनमें इवन यूपीएससी तक की में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 9 to 12 एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो इनको आपको पढ़ना है, अभी आपके पास वक्त है, जितना वक्त है उस हिसाब से आप करें। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं जैसा कि सर ने बताया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारे प्रैक्टिस से बनते हैं और इनके अंदर आप फुल स्कोर कर सकते हैं। जब हमने भी एग्जाम्स दिए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनके अंदर फुल मार्क्स आप अचीव कर पाते हैं। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। अब सर हम बात करेंगे कि अगर हमने प्रैक्टिस की बात की है, तो अभी आपने बोला था प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी आते हैं, तो आप स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक सोर्स बताइए कि जो आपको लगता है कि जो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप बोलेंगे, जो उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। क्योंकि इन 25 दिन के अंदर सबसे ज्यादा आपको अगर समय बिताना है तो वो किसी टेस्ट पेपर को देने और उसके एनालिसिस में बताना है। तो यह आप इसका उचित मार्गदर्शन दें सर। सर ऐसा है योगेश जी कि जो टेस्ट सीरीज है उसका आप ऑफलाइन एनालिसिस करना चाहिए, अपना ऑफलाइन एनालिसिस करना चाहें तो भी मार्केट में विभिन्न प्रकार के सोलर पेपर हैं। बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखो काफी संस्थाओं ने चला रखी है। मैं किसी संस्था विशेष का नाम प्रीफर नहीं करना चाहूंगा। बाकी उत्कर्ष कोचिंग ने चला रखी है और भी जैसे जयपुर की भी विभिन्न संस्थाओं ने चला रखी है। तो आप वो मटेरियल जो है टेस्ट सीरीज का मटेरियल होता है प्रैक्टिस के लिए, तो वो विद्यार्थी स्वयं के विवेक से उसको परचेज कर सकता है। बाकी ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप ऑफलाइन यदि खुद को एग्जामिन करना चाहते हैं तो जो सोलर पेपर्स हैं और जो वर्तमान में मार्केट में प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध है, उन प्रैक्टिस सेट्स को आप लाएं और एक पूरा प्रैक्टिस सेट क्लॉक सेट करें कि जो एग्जाम ड्यूरेशन की पटवारी की एग्जाम ड्यूरेशन के लिए जितना समय होता है वो क्लॉक सेट करें, फिर अपने आप को एग्जामिन करें। क्योंकि एग्जाम पटवारी का जो है वो ऑफलाइन होना है। तो ऑफलाइन होना है तो कई बार क्या है, विद्यार्थी जो टेस्ट देते हैं अपन मोबाइल पे देते हैं या लैपटॉप पे देते हैं, तो उसमें क्या है हेजिटेशन या उसको कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी के मन में जो विचलन है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता उस चीज से। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप एक मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट परचेज कर लें जो त्रुटि रही तो, और उस प्रैक्टिस सेट से आप खुद टाइमर सेट करके फिर प्रैक्टिस करें। तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारगर तरीका होगा मार्क्स प्राप्त करने में, जैसा मैं सोचता हूं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने भी बहुत अधिक समय तो तैयारी नहीं की, 2-3-4 मैंने तैयारी की थी। उसमें एसएससी का भी एग्जाम पास किया, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम भी पास किया। मैं खुद भी सर्विस में हूं, तो मैं जहां तक मानता हूं वहां तक ये सबसे इंप्लीमेंटेबल तरीका है कि क्योंकि जो पटवारी कांस्टेबल इसका विद्यार्थी होता है, हो सकता है जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उनसे बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो, तो वो क्या है जो ऑनलाइन टेस्ट देता है उसमें भी कई बार मान लो स्कोरिंग से वो परेशान हो जाते हैं। ये ऐसा समय है कि आप बहुत अधिक रैंक के बारे में सोचेंगे। जैसे मान लो मैंने किसी संस्था का एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, वहां 5000 विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और यदि मैंने वहां टेस्ट दिया, मेरी रैंक आई 4800,
हो सकता है उसी टेस्ट में आ जाए। मैं चाहे कितना इंटेलिजेंट हूं, कभी कभार क्या है गलतियां हो जाती हैं, तो उस समय विद्यार्थी तनाव में आ जाता है। तो इसके लिए जो ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर है वो एक बहुत अच्छा स्रोत है सेल्फ इंप्लीमेंटेशन का, कि आप अपना आत्म मंथन करें ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट है उससे। और यदि किसी की तैयारी बहुत अच्छी है, उसको ऑनलाइन गैजेट्स के साथ वो फेमिलियर है, तो ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकता है। जैसा मैंने बताया कई संस्थाओं के ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध है। हाँ योगेश जी। जी सर, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दो प्रोसीजर आपके पास हो गए हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करने के। ऑफलाइन टेस्ट अगर आप देते हैं, प्रैक्टिस आपको वैसे दोनों के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करके किसी रूम के अंदर बैठ करके शांति से अपना टाइमर ऑन करके, और जितना घंटे आपको एग्जाम में मिलते हैं उतने ही घंटे स्पेंड करके, और आपको वह पेपर अटेम्प्ट करते हुए, और जितना उस टाइम में उतने में ही करना है। तो ये चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो उसके अंदर आपको बेनिफिट ये रहता है कि जो आपका टाइमर है वो साथ में चलता रहता है। वहीं अगर आपको दूसरी बात करें कि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद जो आपको एनालिसिस के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर आपको पूरा एनालिसिस दिया हुआ होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी मटेरियल होगा, जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह होगी, जो हमें काफी बेस्ट लगेगी, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहीं जो हमने बुक्स भी मेंशन की थी अभी कुछ टाइम पहले, कि जैसे सर की भी बुक है, तो उन सब के लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी कंटेंट को देख सकते हैं। अगर आपको उचित लगता है तो वो जो बुक्स है वो आप रेफर करें, अदरवाइज जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसी पे स्टिक रहे, ताकि आपको रिवीजन में भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप सीधा रिवाइज भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको बुक तभी स्विच करनी है जब आपको पता है कि आपके पास जो बुक अवेलेबल है वो अच्छी नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अभी हमने प्रैक्टिस सेट की भी बात की, वहीं हमने ऑनलाइन एग्जाम के एनवायरनमेंट की भी बात की। अब हम बात करेंगे सर कि जैसे एग्जाम का डे होता है, उस वक्त जो एग्जाम के जैसे जैसे डेज पास आते रहते हैं, वैसे वैसे काफी सारी समस्याएं, जैसे कि स्ट्रेस हो गई एग्जाम से रिलेटेड। वहीं आपको जो फूड वगैरह के कारण आपकी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिससे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जिनके कारण भी आपका जो एग्जाम होता है वो काफी अच्छे से नहीं जा पाता है। वहीं आप एग्जाम के दिन जाते हैं ट्रेवलिंग करके, तो थकावट के कारण भी आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपका उस नाइट का स्टे का जो खर्चा है वो तो बच जाएगा, लेकिन एक दो नंबर भी अगर आपके कम आए तो आप मेरिट के अंदर कम हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड सर आप क्या गाइडेंस देंगे सर? योगेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूं कि किसी एग्जाम में जैसे 300 मार्क्स का पेपर है, तो 300 में से 300 मार्क्स मेरे हिसाब से शायद ही कोई विद्यार्थी ला पाए। आपको एक ऐसा स्कोर करना है, जैसे पटवारी की विगत समय की कट ऑफ है उससे तो अधिक करना है। बाकी मैं सोचता हूँ 80% तक मार्क्स है ना, वो काफी कारगर साबित हो जाते हैं। भले आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो भी 82% तक यदि आपके मार्क्स हैं तो आप सफिशिएंट मार्क्स हैं जहां तक चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए। अब बात रही एग्जाम डे की, एग्जाम जो डेज है उनमें स्ट्रेटजी की, तो देखिए योगेश जी क्या होता है, कभी कभार कहते हैं मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूं, वो चीज मेरे हिसाब से ज्यादा मायने नहीं रखती। आपको देखो, एक तो इंसान भक्ति करता है चाहे पढ़ाई करता है, इन चीजों में समय का विशेष ऐसे नहीं होता कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे, जितना ज्यादा आप पढ़ सको, जितना अधिक से अधिक समय दे सको आप उस चीज को, उतना समय दो। फिर वो तो कोई 100% डिसाइडेड चीजें नहीं होती, बाकी जितना अधिक आप समय दे सकते हैं पढ़ाई को उतना अधिक समय दें। चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोचिंग संस्थान साल भर से बंद पड़े हैं, फिर भी किसी विद्यार्थी को मार्गदर्शन चाहिए। जैसे कई तो आप अपने जिन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जिन शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अच्छा ही पढ़ाता है जहां तक मैं सोचता हूँ उस विषय का, तो जो विषय वो पढ़ा रहा है उनका उस विषय का तो उनको नॉलेज होगा ही। तो उन शिक्षकों से आप मार्गदर्शन लें कि सर हाँ ये समस्या आ रही है, आप विशेष योगेश जी से भी ले सकते हैं, मुझसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो जो ये समय कोचिंग संस्थान बंद हैं तो आपको तैयारी तो सेल्फ ही कंसंट्रेट होकर करनी है। डाइट चार्ट का विशेष ध्यान रखें इस समय में, क्योंकि आप योगेश जी आपने ये भी एक पहलू मुझे बताया कि सर डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। तो डाइट चार्ट तो सबका स्टूडेंट का खुद के अकॉर्डिंग होता है, बाकी समय कोरोना का है तो थोड़ा ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक अवेयर रहें, क्योंकि कुछ भाई ऐसी गलतियां नहीं करनी कि आपका स्वास्थ्य इस समय मान लो रोग से ग्रसित हो जाए और आपका समय खराब हो जाए। क्योंकि आप यदि हॉस्पिटल जाते हो तो वहां भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना ही रहता है। तो जो प्रिकॉशंस कोरोना के लिए गवर्नमेंट द्वारा बताई गई है, भाई भीड़ भाड़ में नहीं जाएं,
ठीक है, मास्क हमेशा पहने रखें, सैनिटाइजर्स यूज करें कहीं भी जाएं तो, ठीक है, और घर पे रहें तो गर्म पानी का यूज करें। तो ये तो आप कंटिन्यू चलने दें। रही बात एग्जाम के डे की, तो एग्जाम के दिन आप पूर्णतः तनाव मुक्त रहें। मैं थोड़ा यह है कि कई बार होता है कि भगवान में भी थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। तो जिस दिन आप परीक्षा देने जाए उस दिन जिस भगवान को मानते हैं, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं, उसको आस्था के नाम पे एक बार, भाई आस्तिक, मैं खुद थोड़ा आस्तिक हूं, तो आस्था के नाम पे उस भगवान को एक बार धोख जरूर लगा के जाए और पूर्णतः तनाव मुक्त रहे। अब आप एग्जाम हॉल में एंटर हो गए, तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, आपकी जो OMR सीट है उसको पूर्णतः 100% सावधानी से भरें, क्योंकि और बिल्कुल रिलैक्स रहे, आपका चयन निश्चित, आप तो ये मान के चले। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेरे सिलेक्शन के लिए पर्याप्त क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि लास्ट के 10 मिनट बच गए और तुक्के लगा देता हूं। तो इस चीज से हमेशा बचें आप। लास्ट के जो 10 मिनट में आप जो तुक्के लगाएंगे ना, या आप जिसको कहते हैं कि हम अनुमान लगा देते हैं 2 में से 1 सही हो रहा है, तो इस चीज से आप कोशिश करें कि यदि आप एक सेफ स्कोर तक पहुंच गए, आपने 80% तक एक्यूरेट कर दिया है, 80-85 तक, तो फिर आप इस चीज को बिल्कुल भी टच नहीं करें कि आप जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं उनको कर दें। क्योंकि 1/3, जहां तक मैं पटवारी में देख पा रहा हूं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आप नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं जाएं। यदि आपने 85% तक गेन कर लिया है बिल्कुल पॉजिटिवली, तो फिर आप चिंता मुक्त रहें। क्योंकि ऐसा है कि पूर्णतः पर्सन 100 में से 100% जो होते हैं किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं है आपको आई। आप एक शेख स्कोर तक आ गए, आपने 85% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, अच्छे सही कर लिए, तो फिर मेरे हिसाब से यह आवश्यकता ज्यादा नहीं रह जाती है कि आप उन नेगेटिव को अटेम्प्ट करें और बिल्कुल तनाव रहित होकर परीक्षा दें। क्योंकि हो सकता है तनाव आता है जब आपका चयन नहीं होता। कई विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ 3-3, 4-4 साल से तैयारी करते हैं। कई विद्यार्थी 3-4 महीनों की तैयारी में निकल जाते हैं। तो 3-4 महीनों की तैयारी का मतलब है कि आप एक प्रॉपर रणनीति से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर रणनीति से तैयारी करें। सिलेबस, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सबसे पहला तैयारी का पहला स्टेप होता है सिलेबस के अनुसार ही पढ़े। क्योंकि कई विद्यार्थी तो पता ही नहीं कि जो पार्ट नहीं है वो भी पढ़ के चले जाते हैं। तो एक तो सिलेबस तो हमेशा आपको मेरे हिसाब से पहले से भी आपके पास होगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी करनी चाहिए। फिर भी आप देख लेना भाई सिलेबस में किस विषय का कितना वेटेज है। जैसे मैथ रीजनिंग का 90 मार्क्स का वेटेज है, कंप्यूटर का 30 का है, तो इन सब्जेक्ट से 120 नंबर तो यहीं से आ रहे हैं, आपके पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग कंप्यूटर पे फोकस थोड़ा सा अधिक करें मेरे हिसाब से। और जो परीक्षा का दिन है उस दिन आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें और तनाव, बिल्कुल भी तनाव की आवश्यकता नहीं है। हाँ योगेश जी बताएं। जी सर, तो जैसा कि सर ने बताया है आपको कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है और आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत जाएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा भी नहीं। और वही स्ट्रेटजी आपको अभी डिसाइड करनी है, अभी उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हुए जाएं। वहीं अगर आपकी स्वास्थ्य की बात करें तो आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान जरूर रखना है। अब सर मैं चाहूंगा कि लास्ट में आप एज ए एंड नोट कुछ मोटिवेशनल टिप्स दें उन स्टूडेंट्स को जो इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हैं। जी सर। देखो योगेश जी, स्पेशल टिप्स तो मैं मानता हूं, जहां तक कई लोग कहते हैं, मैं मानता हूं सफलता का शॉर्टकट तो नहीं होता है कुछ ही। बाकी स्पेशल टिप्स में यही है, विद्यार्थियों को मैं बार बार भी यही कह रहा हूं भाई, आप एक तो विगत वर्षों में जो आए हुए प्रश्न है उनका अध्ययन जरूर करके जाएं। पिछले ईयर्स में जो पूछा है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने, जैसे पटवारी का एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है, जिसका पूर्व में नाम राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड था। तो जो पुराने आए हुए पेपर्स हैं उनका अध्ययन जरूर करके जाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आपके कई विद्यार्थी खुद भी नोट्स बना के रखते हैं, अंतिम दिनों में उनका अध्ययन करके जाएं। करंट है, जो करंट अफेयर्स है, उसके लिए आप मूमल का वार्षिकांक अच्छा आता है, जहां तक मैंने देखा है वो वार्षिकांक, क्योंकि पिछले 1 साल का करंट पढ़ के जाएं आप। भाई कुछ विद्यार्थी मानते 3 महीने का पूछेगा, 4 महीने का पूछा है, लेकिन पुलिस वाले एग्जाम में काफी पुराने भी पूछे, तो पिछले 1 साल का करंट आप पढ़ के जाएं। ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इन पे विशेष फोकस करके जाएं, क्योंकि ये मार्क्स तीनों सब्जेक्ट मिला के 120 नंबर कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, वो एनसीईआरटी एक बार आप या तो किसी के पास नोट्स प्रिपेयर होंगे या एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू करें उसको आवश्यक रूप से। और जो आपने 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जो तैयारी है उसको एक सुनियोजित तरीके से समेटे, सुने। और मैं फिर बता रहा हूं, नेगेटिव से ज्यादा बचे। विशेष स्ट्रेटजी यह है योगेश जी की, नेगेटिव से विद्यार्थियों को ज्यादा बचना चाहिए। और परीक्षा के आसपास बिल्कुल तनाव से मुक्त रहे। आपकी किसी छात्र की तैयारी बहुत अच्छी है तो भी उसको आप ऐसा नहीं माने कि उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहे, क्योंकि विद्यार्थी को होता है
ये यदि मेरा चयन तो मेरा बहुत समय पूर्व ही हो गया था, यदि थोड़े समय वो स्ट्रगल करता है तो तनाव में आना भी शुरू कर देता है। 10 लोग जैसे विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी रूरल के स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करते हैं, तो उनसे रिश्तेदारों की, घर वालों की, इनकी भी अपेक्षाएं बढ़ने लग जाती हैं, मानसिक प्रेशर भी आ जाता है। तो उस चीज से आप मुक्त रहें, क्योंकि आप यदि असफल हो गए तो आपके जो आलोचक हैं उनको एक विषय मिल जाएगा, आप सफल हो गए तो उनको आप जवाब दे पाओगे। जो आज कहते हैं कि आप पढ़ते नहीं हो, वही कल आपका सिलेक्शन हो गया तो वो कहेंगे बहुत पढ़ते थे। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है हमेशा। ठीक है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि कई विद्यार्थी इसी चीज से परेशान रहते हैं कि मेरे तो मामा के लड़के का हो गया, मौसा जी के लड़के का हो गया, मौसा जी की लड़की का हो गया, अंकल की लड़की। हाँ ठीक है, वो चयन हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है। आप यदि मेहनत कर रहे हो तो आपको आउटपुट निश्चित रूप से मिलेगा। तो ऐसी जो अवधारणा है उनसे बिल्कुल मुक्त रहें, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि चयन आपका होना है, जीवन आपको, अपना जीवन आपको चलाना है, ठीक है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे, तो लोगों के अनुरूप नहीं चले, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसके अनुरूप नहीं चले। आप यदि अच्छी तरह मन लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं मानता हूं सफलता 100% आपकी होगी। तो किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से दूर रहें आप। इंपोर्टेंट कंटेंट जो है उसको रिवीजन के साथ साथ ये है कि आप मानसिक तनाव से पूर्णतः दूर रहें। फिर भी किसी प्रकार की मानसिक समस्या है या ऐसी कोई समस्या है तो योगेश जी आप मेरा नंबर शेयर कर देना किसी विद्यार्थी को, यदि मैं सहायता कर पाऊं तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली होऊंगा ऐसे मामलों में। और कंटेंट का मैंने आपको बता ही दिया है कि हाँ इस प्रकार से कंटेंट सेलेक्ट करके आपको पढ़ना है। मार्क्स का मैंने आपको बता दिया, जिस सब्जेक्ट का वेटेज अधिक है उस सब्जेक्ट को पूर्णतया वरीयता देनी है ताकि अधिक से अधिक नंबर आ सके। जैसे मेरी मान लो कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है तो मैं कंप्यूटर में अपेक्षा करता हूँ कि 30 में से 30 मार्क्स आ जाएं। तो हर विद्यार्थी की कोई ना कोई विषय फेवरेट होती है, तो उसमें तो उसके पूर्णतः अंक आने चाहिए। फिर आप यदि 80 से, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ 80 से 85% गेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो 4-5 बिंदु है मुख्य स्ट्रेटजी के, इनको हमेशा ध्यान में रखें। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया है। ये उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वहीं मैं स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बोला है, मैं सर का नंबर जो है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सर के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। वहीं जो भी रिसोर्सेज मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन किए हैं, चाहे वो कोई बुक हो, जैसे सर की भी बुक के बारे में मैंने आपको बताया है, तो वो कोई बुक हो या कोई भी रिसोर्सेज जो भी थे, टेस्ट सीरीज वगैरह, उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहीं जो एक फ्री मॉक टेस्ट होता है, तो वो जो 2-3 फ्री मॉक टेस्ट होंगे उन सभी के लिंक जो है वो मैं सारे ढूंढ के और आपको दे दूंगा, जो कि फ्री मॉक टेस्ट होंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का एनालिसिस करते रहते हैं। क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट तो आप जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। वहीं अगर मुझे कोई और भी रिसोर्सेज मिलते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करता जाऊंगा, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा ताकि आपको वैल्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी पता चलता रहे। और आपको यही बोलूंगा कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करने में। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप इजीली उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपके क्वेश्चन छूटने वाली प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और वहीं आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करते जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, एग्जाम के एक दिन पहले ही अपने एग्जाम सेंटर के वहां पहुंच जाए, अपनी एग्जाम सिटी में पहुंच जाए, ताकि आपको मेन डे जो है वो आपको स्ट्रेस नहीं रहे। हो सकता है कि यह भी आपका 1-2 नंबर का डिफरेंस अगर लाता है तो आपका मेरिट के अंदर भी सिलेक्शन कुछ पॉइंट्स के डिफरेंस से ही रहता है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखें इन सब चीजों का। और इन टिप्स के साथ इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप सभी की एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।